नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टैटिक फैक्ट्स के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ICMR, PM किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना तथा E-NAM जैसी योजनाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने वीडियो में अलग कलर से हाईलाइट कर दिया और उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन वहां पे डाल दिया है। तो आप इनके बारे में जानने के लिए स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। CII के 125वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भले धीमा किया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत इंटेंट, इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के जरिए विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर चुका है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके बहुत बड़े हिस्से को खोल दिया गया है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 74 करोड़ लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया गया। श्री मोदी ने कहा कि 8 करोड़ रसोई गैस सिलेंडर जो हैं वो बांटे गए और 50 लाख कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि उसका 24% का जो अंशदान है वो सरकार ने उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने आयकर के संबंध में कई सुधार किए हैं। कोयला ब्लॉक संबंधी वाणिज्यिक गतिविधियों में भी नीतिगत सुधार हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि इसकी जो बोली लगाने का तरीका उसमें बदलाव किया गया है। उसके अलावा खनन यानी कि माइनिंग, स्पेस और परमाणु अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उनकी बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा थी। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की इकाइयां देश में का जो GDP है हमारा उसमें लगभग 30% का योगदान करती हैं और इनका देश की आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां बिना किसी बाधा के विकास करती रहें, इसके लिए सरकार ने इन MSME की जो परिभाषा है उसमें बदलाव किया है। हमारे 2 जून यानी कल वाले वीडियो में हमने इस बात को किया था। इसमें जो डेफिनेशन थी इसकी चेंज कर दी गई है और 250 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनियां अब MSME के दायरे में आएंगी। प्रधानमंत्री ने ऐसी वस्तुओं के आयात में कटौती करने का आग्रह भी किया जिनका उत्पादन देश में ही आसानी से किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उद्योगों के नए प्रयासों से देश में 3 महीने के संक्षिप्त अंतराल में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होती है उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में मदद मिली है। आगे बढ़ते हैं। हमारे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने हाल ही में देश में आमदनी और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत सरकारी खरीद को बढ़ावा देने के नियमों में बदलाव किया है। जहाजरानी, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कल कहा कि वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रसायनों और पेट्रो रसायनों की अनिवार्य खरीद जो है, सरकारी खरीद जो है उसकी व्यवस्था की गई है, जिससे मेक इन इंडिया जो अभियान है उसको बढ़ावा मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स ने सरकारी खरीद में वर्ष 2020-21 के लिए न्यूनतम 60%, 2021-23 के लिए न्यूनतम 70% और 2023-25 के लिए न्यूनतम 80% स्थानीय रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स को लेने का सुझाव दिया है। तो ये नई चेंजिंग आई है जिससे हमारे देश के अंदर जो उत्पादन है उसको प्रोत्साहन मिले। आगे बढ़ते हैं। भारत जो है वो दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन निर्माता के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन विनिर्माण इकाइयों की बड़े पैमाने पर स्थापना करने के लिए ऐतिहासिक रूपरेखा की जानकारी दी। उन्होंने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, कलपुर्जों के विनिर्माण की योजना और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के विकास की योजना की भी घोषणा की। इसमें मैंने स्कीम की बात की है, यहाँ पे 3 स्कीम उन्होंने बताई हैं। पहली स्कीम में 4 से 6% जो है वो इंसेंटिव मिलेगा इंक्रीमेंटल सेल पर। दूसरी स्कीम जो होगी वो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको प्रमोट करने के लिए है। उसके अलावा तीसरी स्कीम जो है उसमें जो क्लस्टर स्कीम है ये अपने आप में, जिसका काम है कि मेजर जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया में आकर अपनी इकाइयां लगाएं। तो इन तीनों स्कीमों को मैंने अलग ही बता दिया यहाँ पर। इन तीनों स्कीम्स के तहत जो ये इंप्लीमेंट की जाएंगी, इससे देश में 5 लाख के आसपास प्रत्यक्ष रोजगार और 15 लाख के आसपास अप्रत्यक्ष रोजगार जो होंगे, इनडायरेक्ट जॉब होंगे, वो क्रिएट होने की संभावना है। और उसके अलावा
10 लाख करोड़ के आसपास जो है वो मोबाइल फोन और उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं 2025 तक उनके बनना शुरू होने की हमारे देश में उम्मीद है। उम्मीद है कि इन तीनों योजनाओं से बड़े पैमाने पर निवेश भारत में आएगा और इसके अलावा इससे मोबाइल फोन और उनके कलपुर्जों का उत्पादन भी बढ़ेगा। 2025 तक भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 10 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंच जाने का अनुमान है, जो मैंने बताया था अभी। आत्मनिर्भरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड जो नारा था उनका, उसका जिक्र करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण के क्षेत्र में पिछले 6 सालों में भारत की प्रगति काफी उत्साहवर्धक है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत मोबाइल फोन का उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा प्रमुख देश बन गया है। इस प्रोत्साहन योजना से देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आने की संभावना है। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड-19 से ठीक होने की जो रेट है वो 48.07% हो गई है। हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि अब तक 95,527 रोगी जो है वो ठीक हो चुके हैं और इस दर में लगातार सुधार हो रहा है। 15 अप्रैल को देश का जो रिकवरी रेट था वो करीब 11.42% था, जो 3 मई तक बढ़कर 26.95% हुआ। 18 मई को ये बढ़कर 38.29% हुआ और अब 48.07% हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत में कोविड-19 रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वर्ल्ड के अन्य देशों के मुकाबले ये संख्या कम है और डेथ रेट भी कम हो रही है। विश्व के 14 प्रमुख देशों में भारत की तुलना में रोगियों की संख्या जो है 22.5% अधिक है और कोविड-19 से 55.2% ज्यादा रोगियों की मृत्यु हो रही है। बाकी देशों की बात हो रही है यहाँ पे। 15 अप्रैल को जो डेथ रेट थी वो 3.30% थी, जो अब 2.82% है। ये वर्ल्ड के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम है। जो ग्लोबल डेथ रेट है इससे वो 6.13% एक्चुअली। भारत में 1 लाख की जनसंख्या पर 0.41% रोगियों की मृत्यु हो रही है, जो वर्ल्ड के 4.9% की तुलना में काफी कम है। हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने कहा कि पिछले 2 महीनों के दौरान कोविड-19 जांच सुविधाओं में निरंतर वृद्धि की गई है। अब रोजाना 1 लाख नमूनों की जांच की जा रही है और देश में 681 लैब्स हैं वो जो कोविड-19 की जांच कर रही हैं। इसमें 476 जो है वो गवर्नमेंट लैब्स हैं और 205 जो है वो प्राइवेट सेक्टर की लैब्स हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत को राफेल विमानों की समय से आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता जो है वो फिर से दोहराई है। हमें पता होगा आपको कि जो राफेल विमान है वो हमें फ्रांस से लेने हैं। फ्रेंच जो मिनिस्टर ऑफ आर्म फोर्सेज हैं फ्लोरेंस पार्ली, उन्होंने कल फोन पर बातचीत के दौरान हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने कोविड-19 की स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। इसमें भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत करने पर भी सहमति बनी। बात करते हैं साइक्लोन निसर्ग की। हमने कल जिक्र किया था इसका। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चक्रवाती तूफान निसर्ग से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की गई। कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिया कि तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया जो है उसे पूरी करने और समुद्र से मछुआरों की वापसी सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये सुनिश्चित करने के विशेष प्रयास किए जाएं कि कोविड-19 रोगियों के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। एजेंसियों को बिजली, दूरसंचार, परमाणु, रासायनिक, उड्डयन और जहाजरानी संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों के निवासियों को चेतावनी देने के लिए SMS भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया जारी है और NDRF ने 40 टीमें तैनात की हैं और अतिरिक्त दलों को बुलाया गया है। सेना और जो नौसेना है उसके राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखने को कहा गया है। तूफान से महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, दादरा और नागर हवेली के तटीय जिलों के प्रभावित होने की आशंका है। निसर्ग तूफान अरब सागर में अभी एक्टिव है और नौसेना की जो वेस्ट कमान है हमारी, उसने अत्यधिक बारिश की स्थिति में बचाव और बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लिए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली के जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल के पटेल, उनसे चक्रवाती तूफान निसर्ग की हालत के बारे में चर्चा की और केंद्र की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ने नकोदर से अमृतसर शहर को जोड़ने के लिए नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है। ये दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस वे का जो है वो हिस्सा होगा और सुल्तानपुर लोधी,
गोइंदवाल साहिब और खडूर साहिब से होकर गुजरेगा। हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अमृतसर से गुरदासपुर तक की सड़क को भी पूरी तरह सिग्नल फ्री किया जाएगा। इसके साथ ही नकोदर से अमृतसर या करतारपुर के रास्ते गुरदासपुर जाने का जो विकल्प है वो उपलब्ध हो जाएगा। ये ग्रीनफील्ड गलियारा जो होगा वो अमृतसर के लिए ना सिर्फ सबसे छोटा होगा और वैकल्पिक होगा, बल्कि सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब और खडूर साहिब जैसे अन्य धार्मिक केंद्रों को भी जोड़ेगा। इससे हाल ही में विकसित किए गए डेरा बाबा नानक और करतारपुर साहिब अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ा जाएगा। ये परियोजना पूरी होने पर अमृतसर से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट के 1 साल पूरा होने की। सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। अभी सेकंड जो इनका योजना थी उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मोदी सरकार ने पिछले वर्ष 1 जून से सभी किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना जो है उसके दायरे में लाने का फैसला किया। लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक कुल 9 करोड़ 67 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और 19,350 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में डाली गई है। 60 साल की आयु वाले पात्र लघु और सीमांत किसानों को 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष 12 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं 415 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसको हम ई नैम बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। इसके साथ ही अब 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां जो है उस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। हम टाइम टू टाइम इसको भी न्यूज़ को कवर करते रहे हैं इसमें। इसके अलावा कृषि मंत्रालय द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप उसकी शुरुआत की गई है, जो किसानों और व्यापारियों के उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परिवहन की सही प्रणाली का पता लगाने में मदद करेगा। किसान जो मोबाइल ऐप है इसकी भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कभी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों के लिए फॉर्म गेट अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की है। बात करते हैं मानसून की। देश में इस साल जो मानसून है वो नॉर्मल रहेगा। जुलाई से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा जो है उसके दूसरे अनुमान के बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने कहा कि अच्छे मानसून के लिए स्थिति अधिक अनुकूल हो रही है। इसके मद्देनजर जून से सितंबर के बीच देश में दीर्घावधि औसत की जो 102% बारिश होने की संभावना है। तो ये अच्छी खबर है किसानों के लिए और हमारे देश के लिए। आगे बढ़ते हैं। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत की अगली उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे 1986 की बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी हैं। जो गायत्री जी हैं वो वर्तमान में फिलहाल यूरोपीय संघ, लग्जमबर्ग की ग्रैंड डची और बेल्जियम में भारत की राजदूत हैं और अभी वे जो रुचि घनश्याम है उनका स्थान लेंगी। लास्ट खबर की बात करते हैं आज के। भारतीय जनता पार्टी ने कल 2 राज्यों में संगठनात्मक बदलाव की घोषणा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके अलावा दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के स्थान पर आदेश कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टेट फैक्ट्स के बारे में। आज 3 जून है। 3 जून 1942 को 1492 को जर्मनी के मार्टिन बेहम ने वर्ल्ड का पहला ग्लोब प्रेजेंट किया था। उन्होंने इस ग्लोब का नाम एर्डेफल रखा था। वर्तमान में जो ग्लोब है ये न्यूरेमबर्ग जर्मनी के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा माउंटबेटन प्लान प्रेजेंट किया गया। इसी में भारत के विभाजन की बात कही गई थी। 3 जून 1959 को सिंगापुर ने अपना संविधान अपनाया और इसके यहाँ सेल्फ गवर्नेंस की शुरुआत हुई। 3 जून 1970 को पहला आर्टिफिशियल जीन जो है उसको सिंथेसाइज किया गया था। 3 जून 1989 को चीन में सैनिकों द्वारा लोकतंत्र समर्थकों पर गोलीबारी के साथ थियानमान स्क्वायर मैसेक्रे, मतलब जो थियानमान स्क्वायर में कुछ लोकतंत्र समर्थक जुटे थे जिन्हें चीन की सरकार ने मार के भगा दिया था वहां से, उसकी शुरुआत 3 जून 1989 को हुई थी। 3 जून 1992 को वर्ल्ड के सबसे बड़े एनवायरमेंट समिट की शुरुआत ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो से हुई। इसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। यह सम्मेलन 14 जून तक चला था और एजेंडा 21 इस सम्मेलन के मुख्य परिणामों में से एक था। तो बड़ा फेमस ये एक समिट रही थी। उसके अलावा 3 जून 2006 को सर्बिया जो है और मोंटेनेग्रो जो है उसका जुड़ाव समाप्त हुआ और मोंटेनेग्रो जो है उसने आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा की। 3 जून को जो हमारा यूएन जो है वो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाता है। तो इसका मतलब आज 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है। हमारी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसने अप्रैल 2018 में इसे मनाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।